नमस्कार दोस्तों, मैं केशव झा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं फॉर्म 26 26 एस फॉर्म के बारे में। ये फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बारीकी से समझेंगे एक एक करके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना रिटर्न खुद से फाइल करते हो तो आपको 26 एस को जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्म 26 क्या होता है। दोस्तों, फॉर्म 26 एक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट पूरे साल का टैक्स स्टेटमेंट होता है। यानी कि आपका जहां कहीं भी आपका टीडीएस कटा है, ठीक है दोस्तों, आपके जिस भी किसी इनकम पे टीडीएस कटा है, तो जब भी आपका टीडीएस करता है तो आपके पैन नंबर पे उतना टीडीएस जमा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पैन नंबर होना और उसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पैन नंबर कितना ज़रूरी है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। पैन नंबर एक्टिव होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपका टीडीएस आपके फॉर्म 26 में जमा होगा। दोस्तों, आपको ये इसलिए भी जानना चाहिए, मान लेते हैं कि कहीं से आपका टीडीएस कट रहा है और हो सकता है कि किसी भी कारणवश आपके फॉर्म में वो शो नहीं हो रहा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्म होता क्या है, इसे हम कहाँ से देख सकते हैं, इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि जो हमारा टीडीएस कटा है वो हमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपको नहीं पता है तो आप चेक ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म 26 का क्या फॉर्मेट होता है। दोस्तों, इसे दो तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है। एक तो ट्रेसिस के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है, और एक इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके आप डायरेक्टली इसे लॉगिन कर सकते हैं, जो मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखेंगे ऊपर में टीडीएस लिखा हुआ है, जिस पोर्टल से ये डाउनलोड किया जाता है। डाउनलोड तो ये टीडीएस के पोर्टल से ही होता है, लेकिन हम इसे इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं जब हम लॉगिन करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे टीडीएस आ रहा है, जो इसके सॉफ्टवेयर मतलब जहाँ से ये डाउनलोड होता है वहाँ का ये सर्टिफाइड है कि ये ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है दोस्तों, ये है ट्रेसेज टीडीएस रिकंसिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का लोगो है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फॉर्म का नाम ही है एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, यानी कि पूरे साल का जितना भी आपका टैक्स है वो इसमें शो होगा कि आपका कितना टैक्स कटा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपका इसमें शो हो जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होता है। यहाँ पे देखने को आप देख सकते हैं दोस्तों कि परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पैन नंबर कितना जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों पैन नंबर डल जाएगा, जिनका भी ये फॉर्म 26 है। डल नहीं जाएगा दोस्तों, जब आप डाउनलोड करोगे अपना तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ आएगा, आपको चेक कर लेना है, देख लेना है। उसके बाद नेम ऑफ असेसी, जिनका ये फॉर्म 26 है उनका नाम यहाँ पे आएगा। एड्रेस ऑफ एसएससी, यहाँ पे उनका एड्रेस आ जाएगा कि उनका क्या एड्रेस है, जो भी उनके इनकम टैक्स पोर्टल में ऑलरेडी सेव होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप आ जाता है, आपको कुछ करना नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे दिखाता है कि करेंट स्टेटस ऑफ पैन, यानी कि आपका जो पैन है उसका स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है या इनएक्टिव है या इनऑपरेटिव है, क्या है वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, फिर से बता दूं, पैन नंबर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। पैन नंबर एक्टिव ना होने की केस में 20% का टीडीएस काटा जाता है और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल ईयर शो होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है 24 से लेकर 25 तक, यानी अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक। ये 2024 भी हो सकता है, मतलब जो भी करंट में चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अप्रैल मंथ से लेकर मार्च मंथ तक चलता है फाइनेंशियल ईयर। और जो असेसमेंट ईयर होता है ना, जो करंट चल रहा है उसके एक साल आगे का लेते हैं। मान लेते हैं कि अभी चल रहा है, अभी जो करंट में चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, वो चल रहा है 2025-26, यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026। उसका असेसमेंट क्या हो जाएगा, उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा दोस्तों अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027।
ठीक है। 25-26 के लिए क्या हो जाएगा 26-27। और अभी चूंकि ये इस ईयर का कोई भी कुछ भी फाइल अभी नहीं हुआ है, तो अभी हम करंट फाइनेंशियल ईयर जो मानेंगे वो मानेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि 2024 और 25। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 2024 और 25, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा 2024-25। और जो असेसमेंट ईयर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2025 और 26। दोस्तों जो असेसमेंट ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर से हमेशा एक साल आगे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या क्या लिखा होता है इसमें इंफॉर्मेशन। एबव डाटा या स्टेटस ऑफ पैन इज एज पर पैन डिटेल्स। कह रहा है कि जो ऊपर डाटा दिया गया है वो आपके पैन के अकॉर्डिंग दिया गया है। फॉर एनी चेंजेज इन डाटा एज मेंशन्ड एबव यू मे सबमिट रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। अगर आपको लगता है कि ऊपर जो डिटेल्स दिए हुए हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, तो आप करेक्शन का रिक्वेस्ट डाल सकते हो, वो एज इट इज अपडेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। रेफरेंस दिया हुआ है कि आप इसे अपडेट कहाँ से कर सकते हो। दोस्तों आपको अगर इसे अपडेट करना है, इसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत आ रहा है, तो आप www.tin.nsdl.com के वेबसाइट पे जाके इसे करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा वेबसाइट है www.utitsl.com, ठीक है दोस्तों। इस पे जाके आप इसे करेक्शन का डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद कहता है दोस्तों कम्युनिकेशन डिटेल्स ऑफ ट्रेसेज कैन बी अपडेटेड इन प्रोफाइल सेक्शन, हाउएवर दिस चेंजेस विल नॉट बी अपडेटेड इन पैन डाटाबेस एज मेंशन्ड अबव, ठीक है। कम्युनिकेशन डिटेल्स जो आपके हैं जैसे कि मोबाइल नंबर और मेल आईडी वगैरह, वो ट्रेसेज पोर्टल से आप प्रोफाइल सेक्शन में जाके अपडेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कि जो हमारा ये एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। दोस्तों बारी बारी से देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये कितने पार्ट में बटा होता है। जो पार्ट ए है उसका नाम है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपके इनकम के जो सोर्स हैं उस पे जो टीडीएस कटे हैं वो पार्ट ए में दिखता है, ठीक है दोस्तों। क्या क्या होता है ये हम बताएंगे, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, ये मैंने फॉर एग्जांपल किसी का यहाँ पे टीडीएस का फॉर्म निकाला हुआ है दोस्तों। तो अगर आपके केस में ये रहेगा तो जैसे कि यहाँ पे रहेगा सीरियल नंबर, यहाँ पे रहेगा नेम ऑफ डिडक्टर, यहाँ रहेगा टैन ऑफ डिडक्टर, यहाँ रहेगा टैक्स अमाउंट पेड या क्रेडिटेड, यहाँ रहेगा टोटल टैक्स डिडक्टेड, यहाँ रहेगा टोटल टैक्स डिपॉजिटेड, ठीक है दोस्तों। सीरियल नंबर में आ जाएगा एक या जितना भी आपका रहेगा वो सारा इसमें दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके डिडक्टर का नाम, आपका टीडीएस जहाँ पर कटा है, जिस सेक्शन में कटा है, वो चीज़ें यहाँ पे शो होगी। हमने जिनका फॉर्म लिया है उनका जो डिडक्टर है उनके डिडक्टर का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। टैन ऑफ डिडक्टर, यहाँ पे टैन नंबर आ जाएगा दोस्तों डिडक्टर का। जो टैक्स डिडक्ट करते हैं उनके लिए टैन नंबर लेना जरूरी होता है, और टीडीएस वही काट सकते हैं जिसके पास टैन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे टैन नंबर आएगा जिन्होंने आपका टीडीएस काटा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आ जाएगा कि उन्होंने आपको पैसे कितने दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 8,000 रुपये दिया है इनको, ठीक है। और उस पर कितना 800 रुपये टीडीएस काट लिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से सारे ट्रांजैक्शन है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन किस सेक्शन में कटा है, तो 194 सेक्शन में कटा है दोस्तों। 30 जून 2022 को ये ट्रांजैक्शन हुआ था, 5 अगस्त 2022 को इसकी बुकिंग हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डेट डला हुआ है। तो दोस्तों ये फॉर्म पुराना है, आपको सिर्फ फॉर्मेट को समझना है। मेरा पर्पस सिर्फ आपको फॉर्मेट को समझाना है। आप ये 2022 का है, 23 का है, 26 का है, उससे मतलब नहीं रखना है आपको। जो मेन मेरा पर्पस है वो ये है कि जो इसका फॉर्मेट होता है उसका क्या अर्थ होता है ये समझाना है, ठीक है दोस्तों। तो आपके जितने भी डिडक्टर है जिन्होंने आपका टीडीएस काटा है, पार्ट ए में सारा वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। जितने भी पार्टी होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम नीचे आएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहां से देखिए दोस्तों पार्ट A1, ठीक है। पहले आपने देखा पार्ट ए, अब ये है पार्ट A1। इसमें क्या होता है दोस्तों, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G या 15H, ठीक है दोस्तों। अब
15G और 15H क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों पार्ट A2, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA या TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IB, TDS ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 194M फॉर सेलर या लैंडलॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी, पेई ऑफ रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स। पार्ट A2 में दोस्तों वो TDS के डिटेल्स शो होते हैं जिसमें किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया गया है, किसी प्रॉपर्टी का रेंट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इन सारी चीज़ों का जो TDS शो होगा वो कहाँ पे शो होगा दोस्तों, ये शो होगा पार्ट A2 में। नेक्स्ट आता है दोस्तों पार्ट B, डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है दोस्तों, TCS, अगर आपका किसी केस में TCS कटा हुआ है तो वो यहाँ पे शो होता है दोस्तों। अक्सर जब आप देखोगे कि आप गाड़ी वाड़ी खरीदोगे दोस्तों, तो गाड़ी की जो कंपनी जो आपको गाड़ी बेच रही है वो आपका 1% के रेट से TCS कलेक्ट करती है, जो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा पार्ट B में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है पार्ट C, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन TDS और TCS। जो TDS और TCS के अंदर नहीं आते, अदर देन है, वो पार्ट C में शो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पार्ट D है दोस्तों, डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड। ठीक है, अगर कोई रिफंड वगैरह है तो आपका पार्ट D में शो हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों पार्ट E, डिटेल्स ऑफ SFT ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद नोट्स फॉर SFT, अमाउंट सोन फॉर SFT 005 एंड SFT 010 इज एज पर बिलो फॉर्मूला, एग्रीगेट ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन माइनस एग्रीगेट ग्रॉस अमाउंट पेड टू द पर्सन। यानी कि कितना पैसा आया, हमने कितना पैसा उनसे लिया और हमने कितना पैसा उनको दिया, इन दोनों का जो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों पार्ट F, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA, TDS on rent of property under section 194IB, TDS on payment of resident contractors and professionals under section 194F for buyer या tenant of property ऑब्लिक पेयर ऑफ रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल। ठीक है दोस्तों, इस केस में जो है जो आपका TDS कटा होगा वो कहाँ पे शो हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। लास्ट है दोस्तों पार्ट G, TDS डिफॉल्ट प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है। उसके बाद है दोस्तों पार्ट H, डिटेल्स ऑफ टर्न ओवर एज पर GSTR 3B। आपके जो GST पोर्टल पे जो GSTR 3B में टर्न ओवर रिपोर्ट किया गया है वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा पार्ट H में। ठीक है दोस्तों, द GST डाटा डिस्प्लेड अबव इंक्लूड्स इंटरनल स्टॉक ट्रांसफर एज वेल। ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, पार्ट A डिडक्टर, पार्ट A1 डिडक्टर, पार्ट A2 में डिडक्टर, पार्ट B में कलेक्टर। ठीक है। पार्ट C में असेसिंग ऑफिसर या बैंक, पार्ट D में SSC ऑफिसर या ITR CPC, पार्ट E में कंसर्न्ड एयर फाइलर या SFT फाइलर, पार्ट F में NSDL कंसर्न्ड बैंक ब्रांच, पार्ट G में डिडक्टर और पार्ट H में GSTN। ठीक है, ये समरी है जो रिलेट करती है कि किस पार्ट में क्या रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो किस पार्ट के लिए किससे कांटेक्ट करना है ये समझना बेहद जरूरी है। आपका जो TDS है उसके पार्ट मैंने अभी बताया कि पार्ट A, पार्ट A1, पार्ट A2, उसके बाद पार्ट B, C, D से लेकर H तक, तो किस पार्ट में किन से कांटेक्ट करना है ये चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है दोस्तों, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि अगर आपको पार्ट A में कोई क्वेरी है तो आप डिडक्टर से पूछ सकते हो जिन्होंने आपका TDS काटा है। पार्ट A1 में कोई क्वेरी है तो आप डिडक्टर से पूछ सकते हो, पार्ट A2 में कोई क्वेरी है तो डिडक्टर से पूछ सकते हो, अगर पार्ट B में कोई क्वेरी है तो कलेक्टर से पूछ सकते हो जिन्होंने TCS कलेक्ट किया है। ठीक है, पार्ट D में कोई
अगर दिक्कत है तो आप असेसिंग ऑफिसर से पूछ सकते हो। पार्ट ई में कोई दिक्कत है तो कंसर्न्ड एयर फाइलर्स या एसएफटी फाइलर्स जो फॉरेन ट्रैवलर वगैरह होते हैं उनसे पूछ सकते हो। ठीक है। पार्ट एफ में कोई दिक्कत है तो आप एनएसडीएल से कंसर्न कर सकते हो। पार्ट जी में कोई दिक्कत है तो डिडक्टर से पूछ सकते हो। पार्ट एच में कोई दिक्कत है तो आप जीएसटी पोर्टल से पता कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ तो होता है दोस्तों लीजेंड्स यूज्ड इन एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, स्टेटस ऑफ बुकिंग। यहाँ पे दोस्तों आप फॉर्म में देखोगे कि स्टेटस दिया होता है यू पी एफ वगैरह ऐसे लिखा हुआ होता है जब टीडीएस की एंट्री होती है। मैं आपको दिखाऊं ऊपर चल के, मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोस्तों। ये देखो स्टेटस ऑफ बुकिंग है दोस्तों, ट्रांजेक्शन डेट के बाद ये एफ लिखा हुआ है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों का अर्थ यहाँ पे बताया गया है नीचे कि किसका क्या अर्थ होता है, किसका क्या माने होता है। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। यू मतलब होता है दोस्तों अनमैच्ड, यानी डिडक्टर्स हैव नॉट डिपॉजिटेड टैक्स और हैव फर्निश्ड इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स पेमेंट। फाइनल क्रेडिट विल बी रिफ्लेक्टेड ओनली व्हेन पेमेंट डिटेल्स इन बैंक मैच विथ डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट इन टीडीएस या टीसीएस स्टेटमेंट। जब यू फ्लैग होता है यानी कि जब अनमैच्ड होता है तो उसका कारण ये होता है, उसका मतलब ये होता है कि डिडक्टर ने या तो अभी तक टीडीएस जो डिडक्ट किया था आपका उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया है, या अगर डिपॉजिट किया है तो इनकरेक्ट हेड में इनकरेक्ट डिटेल्स डाल के डिपॉजिट किया है। ये फाइनल क्रेडिट आपको तभी रिफ्लेक्ट होगी जब आपके बैंक से वो पेमेंट मैच हो जाएगी, जब उनका सही से वो दोबारा सही करके अपना रिटर्न डाल देंगे तो आपको मिल जाएगी। दूसरा कोड है दोस्तों पी फॉर प्रोविजनल। प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट इज इफेक्टेड ओनली फॉर टीडीएस या टीसीएस स्टेटमेंट फाइल्ड बाय गवर्नमेंट डिडक्टर्स। P status will be changed to final on verification of payment details submitted by Pay and Accounts Officer PAO। ठीक है, ये गवर्नमेंट डिडक्टर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा है F फाइनल। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर्स, ऐसे डिडक्टर जो नॉन गवर्नमेंट है, पेमेंट डिटेल्स ऑफ टीडीएस या टीसीएस डिपॉजिटेड इन बैंक बाय डिडक्टर्स हैव मैच्ड विथ द पेमेंट डिटेल्स मेंशन्ड इन द TDS या TCS स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द डिडक्टर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिडक्टर्स। उसके बाद है दोस्तों O फॉर ओवरबुक्ड। पेमेंट डिटेल्स ऑफ TDS या TCS डिपॉजिटेड इन बैंक बाय डिडक्टर हैव मैच्ड विथ डिटेल्स मेंशन्ड इन द TDS TCS स्टेटमेंट। दोस्तों ये सारे कोड वर्ड है जिसका ये अर्थ है, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये रिमार्क्स दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इस किस रिमार्क्स का क्या मतलब है वो यहाँ पे समझ सकते हैं। ए का क्या मतलब है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन चालान अपलोडेड बाय बैंक। ठीक है, जो चालान बैंक के द्वारा अपलोड किए गए उसमें जो गलती होती है उसको रेक्टिफिकेशन करने का ये कोड होता है। इसी तरह से ये सारे कोड है, आप पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, ये कुछ नोट्स दिए हुए हैं, फिगर्स इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट रिवर्सल निगेटिव, तो ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। नोट्स फॉर एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये सारे नोट्स दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ सेक्शन दिए गए हैं कि किस चीज का क्या सेक्शन होता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता होता है कि किस चीज का क्या सेक्शन है, कौन किसका क्या सेक्शन होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये देखिए 192 सैलरी का हो जाएगा, 192 ए TDS ऑन PF विड्रॉल हो जाएगा। इसी तरह ये सारे जो सेक्शन होते हैं वो सारे इसमें सेक्शन दिए होते हैं दोस्तों। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे देख के समझ भी सकते हो सारी चीज़ें कि कौन सा क्या सेक्शन है। यहाँ पे कुछ पेमेंट कोड दिए हुए दोस्तों कि जब आप कुछ चालान पेमेंट कर रहे हो, जैसे एडवांस टैक्स पेमेंट कर रहे हो या कुछ और पेमेंट कर रहे हो, तो आपको कौन सा कोड सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। तो आप यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो कि किस कोड में क्या पेमेंट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो, चाहो तो याद कर सकते हो या फिर आप इसे सेव करके रख सकते हो कि कहाँ पे कौन सा कोड एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे दोस्तों ट्रांजैक्शन के टाइप दिए हुए हैं, उसके कोड दिए हुए हैं कि किस कोड का मतलब क्या होता है। जैसे SFT 001 पेमेंट मेड इन कैश ऑफ परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स और पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ के समझ सकते हो कि किस कोड का क्या मतलब होता है। अगर आपको मेरे से ही जानना है
तो मैं इसे दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। वो भी तब समझाऊंगा जब आप कमेंट करके मुझे ये चीज़ बताओगे कि आपको जानना है या नहीं जानना है। जब मुझे कमेंट मिलेगा व्यूअर्स का, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि किस कोड का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कुछ शॉर्ट डेफिनेशन है जिसका मतलब मैं आपको बताऊं। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जीएसटी इन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एवाई मतलब असेसमेंट ईयर, एआईआर मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, ईसी मतलब एजुकेशन सेस, एसएफटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि क्या होता है फॉर्म 26 कैसा होता है, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया पार्ट ए से लेकर पार्ट एच तक में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है दोस्तों, कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उसकी एंट्री जो होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको कहीं से पेमेंट आ रहा है, जो आपके डिडक्टी है वो आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके बैंक में कितना रुपया आएगा? अगर 1 लाख पे अगर 10,000 रुपये का टीडीएस कट रहा है दोस्तों, तो आपके बैंक में तो 90,000 ही रुपया आएगा। तो आपका बैंक जो है वो 90,000 रुपया से डेबिट हो जाएगा। 10,000 रुपया आपको कहाँ पे डालना है डेबिट में? टीडीएस रिसीवेबल में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो आपका रिसीवेबल है, अभी आपको मिला नहीं है। और जो आपके डेटर हैं, जो आपको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उनको आप कर दोगे क्रेडिट 1 लाख रुपए से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो जो डेटर है वो क्या है? गिवर है। अगर वो हमें दे रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, बाकी जो बैंक में पैसे आए वो तो डेबिट हो जाएंगे। और जो हमारे टीडीएस रिसीवेबल है वो भी डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे करंट एसेट्स हैं। ठीक है, एडवांस टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं दोस्तों, तो एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो एडवांस टैक्स को डेबिट कर दीजिए और बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। अगर आपको रिफंड मिल रहा है, रिफंड आ रहा है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और इनकम टैक्स को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कुछ कब ऐसा इश्यू आता है कि जब आपको कुछ जो टीडीएस शो नहीं हो रहा है आपके फॉर्म में, तो इसका कारण हो सकता है दोस्तों कि या तो पैन मिसमैच हो सकता है, या एंट्री का टाइमिंग का इश्यू हो सकता है जो आपको ना दिख रहा हो सकता है आप इस ईयर में देख रहे हो और वो चीज़ें अगले साल दिखे, या हो सकता है आईएफएससी कोड या पैन का एरर होता है कभी कभी, तब आपके फॉर्म 26 में सही सही सारी चीज़ें नहीं दिख पाती। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक डिटेल्स जो पैन से रिलेटेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप अप टू डेट रखोगे ताकि आपको इस तरह का परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, आपके लिए कुछ सजेशन है, जैसे क्या टिप्स है। ठीक है दोस्तों, ऑलवेज रिकनसाइल टीडीएस रिसीवेबल इन बुक्स विथ 26S। जो आपके 26S में जितना टीडीएस शो हो रहा है, वही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में टीडीएस शो होना चाहिए। जो टीडीएस का लेजर होता है वो कहाँ पर शो होता है दोस्तों? बैलेंस शीट में करेंट असेट्स के अंदर टीडीएस का लेजर आपको शो होगा। ठीक है, आपको इसे कहाँ से देखना है? आपको आईटीआर फाइलिंग करने से पहले इसे जरूर मैच करवा लेना है। ठीक है, टीडीएस एंट्री जब आप पास करोगे तो क्लाइंट वाइज लेजर मेंटेन करोगे, जैसा पार्ट के अकॉर्डिंग दिया गया था, पार्ट एच तक अलग अलग हेड में दिया गया था ना, उसी तरह आपको अलग अलग लेजर बनाना है और आपको टीडीएस का एंट्री पास करना है। ठीक है, उसके बाद जीएसटी टर्नओवर जो 26S में दिख रहा है वो भी आपके बुक से मैच होना चाहिए। जो आपका जीएसटी पोर्टल पे आता है वही 26S में दिखाता है। इसका मतलब कि इन दोनों से आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने सेल दिखा रखा है, जो टर्नओवर दिखा रखा है, वो मैच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इन सब का कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि फॉर्म 26S जो है वो एक ऐसा रिपोर्ट है जो आपके फाइनेंशियल और लीगल रिकॉर्ड्स को फाउंडेशन बना देती है। हर अकाउंटेंट, बिजनेसमैन और सैलरीड पर्सन को इसे समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और अकाउंटिंग और टैक्स से जुड़े और टॉपिक्स के लिए महिनाम टैक्स हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे जो है आप फॉर्म 26S डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये जो है वो इनकम टैक्स का पोर्टल है। ठीक है दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन पे आप क्लिक करोगे दोस्तों, अभी देख लो कि ये खुल रहा है दोस्तों। ठीक है,
अभी दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पर जो यूजर आईडी होता है दोस्तों, ऑलवेज आपका पिन नंबर होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका पेन नंबर होता है और यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड होता है वो आप यहाँ पे डाल दोगे दोस्तों, और यहाँ से लॉगिन कर लोगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ई फाइल में आने के बाद यहाँ पर व्यू फॉर्म 26S होता है दोस्तों। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे दोस्तों, प्रोसीड पे क्लिक करोगे, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S पे क्लिक करोगे। यहाँ से आपको अपना जो भी आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल नहीं, असेसमेंट ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से व्यू एज HTML में सेलेक्ट कर लेना है, व्यू एंड डाउनलोड करना है, और यहाँ से एक्सपोर्ट एज PDF जब हम करेंगे तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कि ये हमारा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोस्तों वो हमें इसे डाउनलोड करना होता है। ये देख सकते हो आप कि ये TDS का पोर्टल है, यहाँ से इसे हम लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।